हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका हमारे देश को आज़ादी बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हम चलते हैं महात्मा गांधी की तरफ कि उनका जीवन कैसा था, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, उन्होंने किस किस की स्थापना की तथा उनकी बुक्स कौन कौन सी थी। महात्मा गांधी का टॉपिक सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ सभी बच्चे ध्यान से देखें। तो हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, यानी 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो एक चीज़ बोलते हैं कि जो गांधी जी के द्वारा जो विचारधारा दी गई है उसको गांधीवाद बोला जाता है, यानी इसके अंदर गांधी जी के जितने भी विचार थे, सिद्धांत थे, तो उन सबको समूहीकरण किया गया है। तो लोग गांधी जी के विचारों को गांधीवाद की संज्ञा देते हैं, जबकि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है और ना ही कोई समुदाय है, लेकिन लोगों ने इसे गांधीवाद की संज्ञा दे दी है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट के दीवान थे, और इनकी माता पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की थी। 12 वर्ष की उम्र थी जब इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया था। इसके बाद 1887 में ये वकालत करने इंग्लैंड चले गए और 1891 में ये वकील बनकर भारत लौटे। फिर इसके बाद अप्रैल 1893 में पोरबंदर के एक व्यापारिक संस्थान में बैरिस्टर यानी वकील के रूप में इन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। तो अफ्रीका में इन्होंने देखा कि किस तरह से अंग्रेज लोग भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका विरोध करा। इनके साथ भी एक ऐसी ही घटना हुई थी जब ये पीटर मारित्स्म वर्ग में रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, तो इन्हें भारतीय के तौर पर देखा गया और इन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। तो गांधी जी ने कहा कि अगर हमें अंग्रेजी शासन से मुक्ति प्राप्त करनी है तो हम सत्याग्रह की पद्धति का यूज़ करेंगे और भारतीयों को अधिकार दिलाएंगे। अब इसके बाद 1894 में इन्होंने रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसके लिए इन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, और ये कहाँ पर की? अफ्रीका में, क्योंकि उस टाइम तो ये अफ्रीका में ही थे। 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसी तरह से आप देख सकते हो इंडियन ओपिनियन के प्रबंध और प्रकाशन का जिम्मा इन्होंने लिया, और 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। आप सभी को इनके आश्रम, इन्होंने कौन कौन से संस्थान खोले और इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, तो इन सबको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि पेपर में यही सारी चीज़ें पूछी जाती है। और जन्म की डेट भी आपको याद रखनी है। और बीच में जो इनका जीवन परिचय वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, बट ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि इन्होंने कौन से संस्थाएं बनाई, इनके कौन कौन सी विचारधाराएं थी जिनको लोग याद करते हैं। उसके बाद 9 जनवरी 1915 में ये भारत लौट आए और 1 वर्ष तक भारत भ्रमण किया, और इनका राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। फिर इसके बाद 1915 को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। अब इन्हें राष्ट्रपिता किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता की संज्ञा इन्हें किसने दी, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने दी, और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। तो गांधी जी एक व्यावहारिक आदर्शवादी थे। इनको आदर्शवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो चीज़ें हो रही थी उसके अकॉर्डिंग ये लोगों का जीवन बदलना चाहते थे, तो इसीलिए ये व्यावहारिक आदर्शवादी हैं। इसके बाद इन्होंने 1917 में भारत में अपना पहला आंदोलन किया, चंपारण में। बिहार के चंपारण में इन्होंने अपना आंदोलन किया, क्योंकि वहाँ पर किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था नील की खेती के विषय में। इसको डीपली पढ़ाऊंगी। फिर 1918 में भी इन्होंने अहमदाबाद में एक सत्याग्रह करा। 1918 में खेड़ा आंदोलन करा।
रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, ये सारे इन्होंने इस चीज़ का विरोध करा और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो मुसलमान कर रहे थे उनको अपने साथ मिलाया। तो इस तरह से इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और 1947 में अंग्रेज़ों से भारतीयों को मुक्ति दिलाई। गांधी जी कभी भी विभाजन के पक्ष में नहीं थे। इसी कारण नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी। तो इसीलिए मैंने आपको बता ही दिया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी और सुभाष चंद्र बोस इन्हें राष्ट्रपिता कहकर पुकारते थे। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहे होंगे पॉइंट। तो कई बार ये कहा जाता है कि गांधी जी पर एक धर्म नहीं बल्कि अलग अलग धर्मों का प्रभाव था, जैसे जैन धर्म का, ईसाई धर्म का, थोरो का, रस्किन का। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो विचारक है या धर्म है उनका प्रभाव उन पे पड़ा और यही प्रभाव के द्वारा इन्होंने अपने जो भी सत्याग्रह या सत्य के लिए मुक्ति, तो ये सारे जो जितने भी आंदोलन चलाए वो इसी के आधार पर इन्होंने चलाए। अब हम बढ़ते हैं इनके जो विचार थे वो क्या थे। गांधी जी के विचारों का आध्यात्मिक पक्ष। अब हम देखेंगे उनके जो विचारों में आध्यात्मिक पक्ष देखने के लिए मिलता है। आप सभी को पता है वे धार्मिक व्यक्ति थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उनके जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो जिन्होंने राजनीति को नैतिकता और सेवा का क्षेत्र माना, उन्होंने कहा कि अगर कोई नेता देश की सेवा करना चाहता है तो वो राजनीति में आ सकता है। तो इसलिए उन्हें संतों में राजनेता कहा जाता है और राजनेताओं में उन्हें संत कहा गया है। उनके विचारों का जो केंद्र बिंदु था वह था सत्य एवं अहिंसा, यानी सत्य का पालन करो और किसी भी, चाहे कोई भी आपके ऊपर कितना भी अत्याचार करे तो आप उसके ऊपर हिंसा का सहारा मत लो। तो यही इनके विचारों का मूल केंद्र था। इसी के द्वारा इन्होंने अंग्रेजों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। तो गांधी जी पूर्ण रूप से नैतिकतावादी थे। ये साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर अत्यधिक बल देते थे। तो इनके अनुसार अगर अपवित्र साधन के द्वारा पवित्र साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ ये क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर हम हिंसा द्वारा राष्ट्र की आज़ादी प्राप्त करेंगे तो वह हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हिंसा अपवित्र साधन है और जो पवित्र साध्य है वह हमारा है राष्ट्र की आज़ादी। तो इस तरह से हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पवित्र साधनों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि गांधी जी की क्या क्या कृतियाँ थी, कौन कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी। उनकी जो दो बुक्स हैं वो मेन हैं, एक तो हिंद स्वराज और दूसरी उनकी अपनी आत्मकथा जिसका नाम है मेरे सत्य के साथ प्रयोग। उनकी और भी रचनाएं हैं, शांति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय, खादी, आत्मशुद्धि, गीता बोध, राष्ट्रवाणी आदि। तो इस तरह से जो गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक पत्र और भारत में यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिबंधु आदि पत्रों का भी संपादन किया है। यानी उन्होंने अपने विचारों को इन पत्रों में दिया है और साथ में इन्होंने काफ़ी सारे 1969 में इनके जो लेख थे, भाषण थे, उनको बाद में प्रकाशित किया गया है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक अवधारणा जो गांधी जी के विचार थे। तो उनका मानना था कि राजनीति मानव के जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है और उनका मानना था कि राज्य की शक्ति में वृद्धि होने से व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती। इसीलिए वे राजनीति को एक ऐसे साधन के रूप में देखते हैं जिसका मेन उद्देश्य है लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। उन्होंने कहा था कि सामाजिक सुधार का मेरा कार्य किसी भी तरह से राजनीति से कम नहीं है, क्योंकि समाज में जो सारी दुर्व्यवस्थाएं हैं उनको मैं सुधारना चाहता हूं, जैसे कि जाति व्यवस्था हो गया, बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया। तो इन सब चीज़ों को, जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, इनको मैं ख़त्म करना चाहता हूं। तो ये भी एक तरह से राजनीति ही है। तो इन्होंने कहा था कि सामाजिक कार्य को सीमा तथा राजनीतिक कार्य के बिना होना संभव नहीं है।
तो राजनीतिक मनुष्य के सभी कार्यों को प्रभावित करती है। अगर हम देखें कि जितने भी कार्य हैं उसमें राजनीति प्रभावित करती है। तो राजनीतिक कार्य जीवन तथा व्यवसाय के विभिन्न अंगों से अत्यंत निकट होते हैं। तो गांधी जी राजनीति में जिन बातों से घृणा करते थे वह थी सत्ता का संकेंद्रण और राजनीतिक सत्ता के लिए हिंसा का प्रयोग। तो वे नहीं चाहते थे कि सत्ता किसी एक व्यक्ति के अंदर सिमट कर रह जाए और राजनीतिक सत्ता में कभी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमेशा अहिंसा द्वारा हमें सत्ता को प्राप्त करना चाहिए। और यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो धर्म और राजनीति के बीच में जो उन्होंने संबंध है वो किस तरह से दिखाए हैं। गांधी जी का यह कहना था कि कभी भी धर्म को राजनीति से हम अलग नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि राजनीति यदि धार्मिक कार्य को करने में मैं समर्थ नहीं बनाता तो वह सार्थक नहीं है। तो इन्होंने कहा था मेरे लिए धर्म की राजनीतिक टोपी पूर्णतः गंदगी है, इसे दूर फेंक देना चाहिए। इन्होंने कहा था कि मनुष्य को नीतिपरक और नैतिक नियम अपनाने चाहिए, राजनीति में हिंसा नहीं होनी चाहिए और धर्म के बिना भी अपने आप पर नियंत्रण कर सके। तो इनका कहना था कि मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति नहीं है, मैं अंधविश्वासों को बिल्कुल नहीं मानता, यह धर्म नहीं है क्योंकि यह घृणा और संघर्ष को पैदा करता है। तो इन्होंने कहा था कि राजनीति वह चीज़ है जहां लोग अन्य लोगों की सेवा करते हैं और सार्वजनिक कार्यों में भाग लेते हैं, वही राजनीति है क्योंकि वह धर्म से जुड़ी हुई है। ये धर्म यहाँ बात नहीं कर रहे कि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, यहाँ धर्म का मतलब है समाज की सेवा करना। तो ये चीज़ थी कि उनकी राजनीति के बारे में क्या अवधारणाएं थी, उन्होंने धर्म और राजनीति को कैसे एक साथ देखा। तो ये सारी चीज़ें और जो इनके विचार थे वो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। अब बात करते हैं हम कि जो गांधी जी हैं उनके सत्य और अहिंसा पर क्या विचार थे। तो इन्होंने सत्य की अवधारणा दी है। इनका कहना था कि सत्य सत शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का अस्तित्व यानी किसी चीज़ का होना। इन्होंने कहा सत्य को ईश्वर या ब्रह्मा इन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि इन्होंने कहा कि सत्य वही है जिसकी सत्ता होती है और जो हमेशा टिका रहता है। इन्होंने कहा ब्रह्मा है वो तीनों कालों में बनी रहती है, इसीलिए वो सत्य है। तो गांधी जी अपने जीवन का ध्येय सत्य का शोध करना समझते हैं और इनकी एक बुक थी आत्मकथा का नाम आत्मकथा, मेरी आत्मकथा। इसके अंदर उन्होंने नाम दिया था मेरे सत्य के प्रयोग। तो इन्होंने कहा था सत्य शब्द का अर्थ केवल सच बोलना नहीं है। इन्होंने कहा था कि विचार में, वाणी में, आचार में सत्य का होना ही सत्य है। इसका मतलब आपकी जो वाणी है वो अच्छी होनी चाहिए, आपका आचार व्यवहार है वो दूसरे लोगों के लिए ठीक होना चाहिए। तो यही सत्य है और इसी के द्वारा मनुष्य सभी चीज़ों को पा सकता है और यही उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने अहिंसा की अवधारणा के बारे में भी बताया है। तो अहिंसा का मतलब होता है, अहिंसा के भी दो पक्ष होते हैं, एक तो नकारात्मक और एक सकारात्मक। किसी प्राणी को काम, क्रोध, विद्वेष से वशीभूत होकर हिंसा ना पहुँचाना, ये इसका नकारात्मक रूप है। मतलब अगर आप किसी को गुस्से से या कुछ भी हिंसा पहुँचा रहे तो वो तो इसका नकारात्मक रूप है, इससे अहिंसा का पूरा स्वरूप समझ में नहीं आता। तो इन्होंने अहिंसा के भावनात्मक पक्ष का पता लगाया है। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी हम पर कुछ अत्याचार कर रहा है तो आप उसको हिंसा द्वारा जवाब मत दो, बल्कि प्रेम के द्वारा उसका विरोध करो, अन्याय का विरोध करो, लेकिन हिंसा का यूज़ मत करो। तो यही आपकी अहिंसा है। तो इन्होंने कहा कि जो वीर पुरुष हैं उनको अपने अंदर अहिंसा को जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि जो आज का पर्यावरण है वो उसके अंदर जो मनुष्य है वो हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है। वह अगर कुछ चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा द्वारा वो इस चीज़ों को करने को उचित समझता है। तो इसीलिए उसे हिंसा को बिल्कुल त्याग देना चाहिए और अहिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी क्या विचार थे। तो इन्होंने कहा था कि सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना।
तो बच्चों ये मैं वन बाय वन आपको बता रही हूँ कि उन्होंने जो सत्य की अवधारणा दी थी वह क्या थी, अहिंसा की क्या थी और सत्याग्रह क्या था। तो सत्य के लिए आग्रह करना, इन्होंने कहा था कि सत्य के लिए आग्रह करते हुए अत्याचारी का प्रतिरोध करो, उसके सामने सिर को मत झुकाओ और उसकी बातों को मत मानो। अत्याचारी और अन्यायी को तभी सफलता मिलती है जब लोग भयभीत होकर घुटने टेक देते हैं। लेकिन आप ये दृढ़ संकल्प करो कि आप चाहे कुछ भी कर लो, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो अत्याचारी शासक उन्हें हानि पहुंचा सकता है किंतु उनसे अपनी आज्ञा का पालन नहीं करवा सकता। तो जब उसे इस बात का निश्चय हो जाएगा कि वह लोग उसकी बातों को नहीं मानेंगे तो वो उस कार्य को करना बाद में छोड़ देगा। और अगर आप उसकी बात को भयभीत होकर मान लेते हैं तो वो अपनी बातों को मनवाने के लिए हिंसा का यूज़ करता है। तो इसीलिए उन्होंने सत्य के लिए आग्रह करना, इसी विचार को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया। तो इन्होंने कहा था कि इसी विचारों का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में करा और वहाँ पर इन्होंने गोरी सरकार भारतीयों के प्रति जो अन्यायपूर्ण कानून पास कर रही थी उससे लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। तब इन्होंने उसका नेतृत्व किया और सबसे पहले जो सत्याग्रह है उसका यूज़ उन्होंने वहीं पर किया। और बाद में उन्होंने भारत जब 1915 में वह लौटे तब उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग भारत में किया। जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली उन्होंने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह इन सभी का प्रयोग करना स्टार्ट किया। तो इन्होंने कुछ आंदोलन भी चलाए थे जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर जितना भी आपका बचा हुआ चैप्टर है, विचार है, उन्हें मैं प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना और करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।